हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मणी एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 10 जिसमें मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं। ये आपका नया यूनिट ऐड हुआ है, तो इसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके एमसीक्यूज हम इतने सारे कर लेंगे कि आपको अच्छे तरीके से सारी की सारी चीजें याद हो जाएं, और साथ ही साथ हम ट्रिक के माध्यम से बार बार रिवीजन भी करते चलेंगे। आज भी हम एमसीक्यू के फॉर्म में रिवीजन कर रहे हैं। लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने वही सारे क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं या उस पैटर्न में पूछे जाते हैं। ठीक है, फालतू का एक भी क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ब्रह्म एकेडमी का एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिलेगा, वहां पे जाके आप एक बार जरूर देखिए। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के बैच चल रहे हैं। साथ ही साथ प्रीलिम्स में मेरा ये फोकस है कि डिटेल वाला कोर्स वहां पे जो है, वहां पे मैं काफी अच्छे तरीके से आपको ऑनलाइन आकर लाइव आकर याद करवाऊंगी सारी चीजें अपने तरीके से। मेरा अपना तरीका है याद करवाने का, तो सारी चीजें हम याद करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो उसको जरूर जाके आप एप्लीकेशन में एक बार देखिएगा। साथ ही साथ कोई भी इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ब्राह्मणी एकेडमी के नाम से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, कालबेलिया जनजाति मुख्यतः मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में निवास करती है? इन विच रीजन ऑफ मध्य प्रदेश डज द कालबेलिया ट्राइब मेनली रिसाइड? तो कालबेलिया क्या है, याद रखिएगा, ये आपकी विमुक्त जनजाति के अंतर्गत आती है। विमुक्त जनजाति, ठीक है। विमुक्त जनजाति में ये किस क्षेत्र में आती है, याद रखिएगा, ये आपके पश्चिमी क्षेत्र में आती है। ठीक है, पश्चिमी रीजन में आती है। ये आपके राजस्थान वाले इलाके साइड है, मतलब इधर आपका जो राजस्थान वाला जो इलाका है, तो यहाँ पे आपको पश्चिमी एरिया में मिलेगी कालबेलिया। याद रखिएगा, कालबेलिया जो है, कालबेलिया ये रिलेटेड किससे होते हैं? ये आपके कालबेलिया सांप का पालन पोषण करते हैं। सांप का पालन पोषण, ठीक है। अगर जहर वगैरह रहता है तो इनके पास काफी औषधि वगैरह रहती है, तो ये सांप का पालन पोषण करते हैं। रुद्राक्ष पहनते हैं, भगवान शिव की काफी पूजा करते हैं। इसके अलावा एक चीज जो आपको इनसे रिलेटेड याद रखनी है वो है आपका कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य जो कि काफी ज्यादा फेमस है, और यूनेस्को की सबसे मेन बात कि इसको यूनेस्को की अमूर्त सूची जो है, एक आपकी अमूर्त सूची होती है, एक मूर्त सूची होती है, तो अमूर्त सूची में, ठीक है, यहाँ पे इसको ऐड कर लिया गया है आपकी कालबेलिया नृत्य को। ठीक है, तो ये ऐड है, तो कालबेलिया नृत्य कालबेलिया जनजाति से रिलेटेड है। हमारे यहाँ ये विमुक्त जनजाति मानी जाती है, और ये रिलेटेड है किससे? आपके सांप को पालन पोषण करने से रिलेटेड है। पश्चिमी जो आपका ये आपका राजस्थान वाला जो इलाका है, यहाँ ये पाई जाती है मुख्यतः। ठीक है, तो ये चीजें बस याद रखिएगा, कालबेलिया जनजाति से रिलेटेड। आप अगर बंजारा भी देखेंगे तो वो भी आपके राजस्थान वाले इलाके से रिलेटेड है, तो वो भी पश्चिमी में पाई जाती है ना। फिर मध्य प्रदेश में 3 विशेष पिछड़ी जनजाति निवासरत हैं। देयर आर 3 स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब्स लिविंग इन मध्य प्रदेश। यहाँ पे हम पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कितनी है? 3 विशेष पिछड़ी जनजाति है। उसके अलावा दूसरा हो गया आपका, मध्य प्रदेश में 11 विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अधिकरण बनाए गए हैं। 11 स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब डेवलपमेंट ट्रिब्यूनल्स हैव बीन फॉर्म्ड इन मध्य प्रदेश। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी शायद 2021 या 2022 में, कि आपका जो बैगा अधिकरण है वो कहाँ पे है, इनमें से किस जिले में आपको बैगा विकास अधिकरण नहीं मिलेगा। तो वहां पे आपको अगर मैप का नॉलेज था और आपको ये पता था कि बैगा कौन कौन सी जिलों में निवास करती है, तो आप एलिमिनेट आराम से कर ले जाते वहां पे। यहाँ पे मैंने पूछा टोटल कितनी है विकास अधिकरण, तो ये 11 है क्या, तो आपको बताना है सत्य कथन। तो ये आपके दोनों जो है वो सही है, याद रखिएगा, दोनों आपके सही है। अगर बात करें पिछड़ी जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजाति कौन कौन सी है, तो मैंने याद करने के लिए आपको ट्रिक बताई है, बैगा, भारिया और सहरिया। ये बहुत ज्यादा पिछड़ी जनजाति है। तो जो भारिया मतलब बैग लेते हैं, बैग में बहुत सारा भार भर लेते हैं भार, और उसके बाद जाते हैं शहर की ओर, क्योंकि मजदूरी करना है, काम करना है। तो आपके जितने भी विशेष पिछड़ी जनजाति हैं उनके पास एक बैग होता है, बैग में बहुत सारा भार भर लेते हैं। या भारिया से हो गया आपका भार, बैगा से हो गया एक बैग, बैग में भार भरते हैं और जाते हैं। शहरिया से हो गया आपका शहर, हम शहरिया को हमेशा बनाते हैं शहर से। तो ये हो गया आपका कि बैग में बहुत सारा भार ले लिया, अपना खाना पीना जो रहने का कपड़े वपड़े सामान रख लिया और चले गए शहर की ओर, क्योंकि उनको मजदूरी करनी होती है। तो ये तीनों हैं आपकी बैगा, भारिया, सहरिया जनजाति। कौन सी? विशेष पिछड़ी जनजाति। अधिकरण की बात करें, यहाँ पे अगर ट्रिब्यूनल की बात करें तो यहाँ पे टोटल 11 है, याद रखिएगा, 1 और 1 11।
11 ट्रिब्यूनल आपको कहाँ मिलेंगे, विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा बैगा, भारिया, सहरिया। अच्छा, आप वैसे भी याद रख सकते हैं, अगर मान लीजिए हम डिवाइड कर लें कि आधा बैगा को दे दें, आधा सहरिया को दे दें, तो आपका मतलब आधा आधा हमने डिवाइड कर दिया, 5 और 5, और उसके बाद एक हम भारिया को दे दें, क्योंकि भारिया आपकी मेनली पातालकोट में, रिलेट करने के लिए बता रही हूँ मैं, वैसे ऐसे डिवाइडेड नहीं है ये। तो 5 हम बैगा को दे रहे हैं, 5 सहरिया को दे रहे हैं, ये आपके ट्रिब्यूनल, एक भारिया को दे रहे हैं जो कि पातालकोट में रहती है। तो आप ऐसे 5 और 5 11 कर सकते हैं रिलेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका मध्य प्रदेश में आदिवासी जनसंख्या साक्षरता दर। याद रखिएगा साक्षरता दर 50% है। द लिटरेसी रेट ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इन मध्य प्रदेश इज 50%। मध्य प्रदेश में आदिवासी पुरुष साक्षरता दर 59% है। द ट्राइबल मेल लिटरेसी रेट ऑफ मध्य प्रदेश इज 59%। यहाँ पे सत्य कथन बताना है। आप देखेंगे जब हम लिटरेसी रेट की बात करेंगे, लिटरेसी रेट साक्षरता दर, तो जो ये आपका एवरेज होता है, मतलब औसत जो बीच में लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं आपका 50%, ठीक है, ये 50% ले रहे हैं हम यहाँ पे औसत। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे महिला का और यहाँ पे आप देखेंगे पुरुष का, तो पुरुष को आपको पता है कि पुरुष को हम थोड़ा पढ़ा लिखा देते हैं तो पुरुष हमेशा आगे रहते हैं, महिलाएं थोड़ा पीछे रहती हैं। तो फिर आप एक चीज नोटिस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम क्या 50 बीच में क्या ले रहे हैं, एवरेज ले रहे हैं, ठीक है, एवरेज ले रहे हैं। तो यहां से ये जितना ज्यादा होगा लगभग उसके आसपास, वो इतना क्या होगा आपका कम होगा। मतलब अगर यहां से आपका ये 59 है तो ये आपका लगभग यहाँ पे 41 के करीब आएगा, और है भी ये 41.5 है। जैसे 50.6 है, ये आपका 59.6 है, तो पॉइंट के बाद का आप छोड़ भी दें तो यहां से मतलब ये क्या हुआ, ये 9 का गैप है, ये 9 का गैप है। तो अगर आप बीच का याद कर लेते हैं, बीच का याद कर लें और ये याद कर लें कि गैप कितना है, ये कोई 2 याद कर लें तो आपको तीसरा याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये आपके सबके लिटरेसी रेट में है। मध्य प्रदेश का ओवरऑल लिटरेसी रेट भी देखेंगे ना आप, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि लगभग यहाँ से इतना जितना गैप होगा उसके ही आसपास यहाँ भी होगा, महिला के बीच है ना, एवरेज से आपके महिला के बीच भी उतना ही गैप होगा। तो यहाँ से अगर 50 से 59 9% ज्यादा आ रहे हैं पुरुष के, तो यहाँ 50% एवरेज है, 9% ज्यादा आ रहे हैं पुरुष के, मतलब 59% है, तो यहाँ 9% कम आएंगे महिला के, तो ये अभी 41% में ही है। हमें बताना है सत्य कथन, तो ये दोनों आपके क्या है, सही है, ठीक है। आदिवासी जनसंख्या की जो लिटरेसी रेट है वो 50% है, पुरुष की देखें तो वो 59% है, मतलब लगभग 60% के आसपास पहुंच रहा है ये, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग अनुसूचित जनजाति संभाग के रूप में नामित हैं? हाउ मेनी डिविजन्स आर डेजिग्नेटेड एट शेड्यूल्ड ट्राइब डिवीजन इन मध्य प्रदेश? यहाँ पे आपको पता है कि ऐसे बहुत सारे हमारे क्या है, संभाग हैं। अगर हम देखें संभाग, उसके बाद फिर हमारे जिले, और उसके बाद हमारे विकास खंड। तो आप बार बार जरूर देखते होंगे कि यहाँ के जो 89 विकास खंड हैं, जनजाति 89 विकास खंड, 89 है विकास खंड। उसके अलावा अगर संभाग की बात करें तो याद रखिएगा ये हैं टोटल 7 आपके 7 ऐसे संभाग हैं जो किससे रिलेटेड हैं, अनुसूचित जनजाति से, शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें कौन से 3 शामिल नहीं है, एक आपका भोपाल शामिल नहीं है, एक आपका सागर शामिल नहीं है, और एक आपका ग्वालियर शामिल नहीं है। ये 3 संभाग हैं जो शामिल नहीं है। वैसे भी आपको पता है इंदौर शामिल हो गई, उज्जैन शामिल हो गई, उधर चंबल वाला शामिल होगा, शहडोल शामिल होगा, नर्मदापुरम शामिल होगा, जबलपुर शामिल होगा, रीवा शामिल होगा। आपके जो ये 3 है, ये 3 शामिल नहीं है, भोपाल, सागर, ग्वालियर, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बिल्कुल भी जनजाति नहीं है, लेकिन यहाँ पे अनुसूचित जनजाति संभाग में ये आपके संभाग शामिल नहीं है। अगर जिले देखें तो जिले कितने हैं, 21, ये 7 हो गया, ये 21 हो गया, और ये आपका 89 हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा 7 इसमें है, 21 इसमें है, 89 इसमें है। अब याद कैसे कर सकते हैं, नंबर्स को याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मतलब यहाँ आप नंबर क्या करते हैं, हमेशा रिलेट करके करते हैं याद। तो यहाँ पे अनुसूचित जनजाति जो है तो संभाग हमेशा साथ साथ रहता है। अनुसूचित जनजाति मतलब अब ट्राइब से कर लीजिए कि यहाँ जनजाति जितनी भी संभाग में रहती हैं तो वो कहाँ रहती हैं, साथ साथ रहती हैं। तो संभाग में जितनी भी जनजाति रहती हैं कहाँ रहती हैं, साथ साथ रहती हैं। फिर 21 साल में जो हमारी जनजातियां हैं वो जिलों तक पहुंचती है, मतलब अपने विकास खंडों से जिलों तक जाने में उनको 21 साल लग जाते हैं। जब 21 साल की होती है तब जाती हैं, बचपन में वो पूरा अपना टाइम वहीं बिताती है। 21 साल में हम कहाँ जाते हैं, 21 साल में हम जिला जाते हैं, ठीक है, जिला जाते हैं कि चलो घूम फिर के आते हैं, कुछ देख के आते हैं,
काम वाम क्या चल रहा है जिले में। तो जिला देखने कब जाते हैं ट्राइब वगैरह 21 साल में। तो ये आप यहाँ से 21 रिलेट कर सकते हैं, 89 से रिलेट कर सकते हैं। हमारे विकास खंड में 89 मतलब जनजाति विकास खंड में ऐसे बहुत लोग हैं जो 89 की एज वाले हैं, है ना, क्योंकि आयु उनकी ठीक ठाक रहती है। तो 89 साल तक मतलब जीने वाले या 89 साल तक के बहुत सारे लोग हमारे विकास खंड में मिल जाएंगे। कहाँ पे? ट्राइबल विकास खंड में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, हम यहाँ अनुसूचित जनजाति विकास खंडों की बात कर रहे हैं। तो नंबर याद करना जरूरी है क्योंकि नंबर ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। इससे पहले हमने क्या देखा कि 3 आपकी क्या है, यहाँ विशेष पिछड़ी जनजाति है, विशेष पिछड़ी आपकी जो है जनजाति है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो है ये है। उसके अलावा हमारे जो ट्रिब्यूनल है, अगर ट्रिब्यूनल की बात करें, अधिकरण की बात करें, तो वो कितने हैं? 11। मैंने 5 और 1 ऐसे डिवाइड करने के लिए आपको बोला है ना। 7 हो गए संभाग, संभाग जाते हैं तो सब साथ साथ रहते हैं कि कहीं गुम ना जाए। और 21 साल में हम जाते हैं जिला घूमने, है ना। आपके जो शेड्यूल ट्राइब वाले जो लोग हैं, तो यहाँ पे जो जनजातियां हैं वो 21 साल में जिला घूमने जाती हैं। और बहुत सारे विकास खंड में 89 साल के क्या हैं? बूढ़े लोग हैं, क्योंकि काफी लंबी आयु तक वो जीवित रहते हैं। तो 89 साल के बहुत सारे लोग कहाँ मिलेंगे आपको? विकास खंड, ट्राइबल विकास खंड में मिलेंगे। फिर एकलव्य शिक्षा विकास योजना की शुरुआत 2010 में की गई थी। एकलव्य शिक्षा विकास योजना वाज स्टार्टेड इन 2010। टंट्या भील रोजगार योजना 2014 में शुरू की गई है। टंट्या भील सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2014। सत्य कथन बताना है तो आपका पहला तो बिल्कुल सही है, एकलव्य आपका 2010 में हुआ था। ठीक है, तो एकलव्य का हो गया 2010 का आप कर सकते हैं बस, है ना, कि बस एकलव्य के साथ जो भी खराब हुई चीजें हैं उसका बदला हम देंगे। तो बस बहुत हुआ, एकलव्य के साथ जो भी गलत हुआ है उसका बदला हम लेंगे। तो ये एकलव्य जो है 2010 से रिलेटेड हो गया। उसके अलावा टंट्या भील जी, याद रखिए टंट्या भील जी के नाम पे हमने स्टार्ट किया है स्वरोजगार योजना। ठीक है, टंट्या भील जी के नाम पे स्वरोजगार योजना ये हमने चालू की है 2013 में, 2014 में नहीं है। ठीक है, तो 2014 में नहीं है, 2013 में शामिल हुई है। 13 का हमेशा हम क्या बनाते हैं? 13 घाटा। तो अगर कोई भी ट्राइब मतलब कोई भी जनजाति का कोई भी युवा है, अगर वो टंट्या भील स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाभ नहीं लेता है तो उसमें किसका घाटा? 13 घाटा, किसी का कुछ नहीं जाता। तो आप ट्राइबल को ये बोल सकते हैं कि अगर आप स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाभ नहीं लेते हैं तो इसमें 13 घाटा 2013 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसके अलावा एक आपको टंट्या मामा यहाँ पे आर्थिक कल्याण योजना भी मिलेगी, आर्थिक कल्याण योजना। ठीक है, यहाँ पे भी मतलब बात की गई है किसके लिए? यहाँ पे भी काम की बात की गई है, तो ऋण देने की बात की गई है। तो आर्थिक कल्याण योजना ये अभी 2022 में चालू हुई है। ठीक है, 2-2 में शामिल हुई है कि हम 2-2 जो आदिवासी है उनको टारगेट करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, पहले आर्थिक कल्याण उनका करेंगे। तो 2-2 आदिवासियों का आर्थिक कल्याण करेंगे, ये हो गया आपका 2-2 2022। लेकिन 13 घाटा अगर स्वरोजगार के अंतर्गत आपने फायदा नहीं लिया तो। ठीक है, तो 2013 में आता है आपका टंट्या भील स्वरोजगार योजना। सत्य कथन बताना है तो ये हो गया आपका केवल 1। ठीक है, कोमागोंड एंड और रामूगोंड का संबंध है। द कोमागोंड एंड रामूगोंड इज रिलेटेड टू। आप देखेंगे जब आप आंदोलन वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, आंदोलन पढ़ेंगे या विद्रोह पढ़ेंगे, तो आपको मेन नाम जो है वो याद रहते हैं। जैसे गंजन सिंह कोरकू नाम याद रहेगा, भीमा नायक याद रहेगा, खाजिया नायक याद रहेगा। अभी 2 नए पूछ लिए जैसे सीताराम कंवर, ये याद रहेगा। लेकिन जो आप जैसे मान लीजिए हम बात करें गंजन सिंह कोरकू की, गंजन सिंह कोरकू, ठीक है, इतनी बार ये पढ़ चुके होते हैं तो आपको याद हो जाता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो हैं मोटिवेशनल बहुत सारे वीडियोस देखते हैं कि हमें याद नहीं होता या हमें एक बार में याद नहीं होता तो हम क्या करें, और उसके लिए बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर इसी चक्कर में चल भी रहे हैं कि कैसे आप एक बार में सारी चीजें याद करें। तो देखिए ये बहुत मतलब ये ऐसा नहीं है कि सबकी प्रॉब्लम नहीं है, ये सबकी प्रॉब्लम है। किसी को भी एक बार में याद नहीं होता। मतलब आप ऐसा मान लीजिए कि मतलब इंसान है, कोई भी मशीन नहीं है कि एक बार में आप सारी चीजें सीख जाएं। आपको अब जैसे मान लीजिए मैं गंजन सिंह कोरकू की बात करूं तो आपको याद है घोड़ा डोंगरी से रिलेटेड है ये बैतूल वाला इलाका, जंगल सत्याग्रह। तो आपने क्योंकि इतनी बार रिवीजन किया है इसलिए ये आपको याद है। कोई भी चीज आप इतनी बार सोचते हैं या रिवाइज करते हैं तब वो आपको हमेशा याद रहती है। ठीक है, तो आपको ये घबराना नहीं है कि एक बार में याद नहीं हो रहा, वो नहीं होगा। आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। बार बार किसी भी
किसी का भी वीडियो देखने से, मोटिवेशनल वीडियो देखने से कि कैसे याद करें, वो भी अल्टीमेटली यही बताएगा कि आपको रिवीजन करना है। बस इतना जरूर बताएगा कि रिवीजन कैसे करना है, कि आप इतने दिन में एक रिवीजन करिए, फिर इतने दिन में एक रिवीजन करिए। तो आपको भी पता है, अगर हम एक नॉर्मल लेकर चलें कि कोई भी आप चीज कितनी फॉलो कर सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं फॉलो कर पाएंगे कि आप बिल्कुल फिक्स कर लें कि इतने दिन बाद हमारा रिवीजन होना ही चाहिए। उसके लिए बहुत ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत होती है। तो आपको कुछ चीजें करनी है। एक तो एक डिसिप्लिन बना के रखना है कि आपको रिवीजन करना है, बार बार रात को सोते टाइम एक बार रिवाइज जरूर करना है जो आपने दिन भर में पढ़ा है। शुरू शुरू में आदत नहीं बनेगी, क्योंकि शुरू में हमारी किसी चीज की आदत नहीं होती है ना। आदत डालने के लिए आपको थोड़ा कंटिन्यूअसली 4-5 दिन 6 दिन करना पड़ेगा, उससे धीरे धीरे आपकी आदत डेवलप होगी। बोलते हैं ना 21 दिन लगातार करना जरूरी है, सेम ऐसे ही आपको कम से कम 8-10 दिन रात को सोने से पहले जितना भी आपने दिन भर में पढ़ा है उसको रिवाइज करना होगा कि इसको ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर इसके बाद ये पढ़ा था। जितना ही ज्यादा उस टाइम पे आप अपने दिमाग से काम लेंगे उतना ही ज्यादा आपको वो लॉन्ग टर्म में याद रहेगा। ठीक है, तो याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप जितनी भी चीजें पढ़ते हैं शांत बैठ के कॉपी बंद करके उसको एक बार रिकॉल करने की कोशिश करिए। जितना आपके दिमाग में रिकॉल कर लिया वो आपको याद है, जितना रिकॉल नहीं कर पाया, जितना भी आप भूल रहे हैं वो आपको फिर रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम गंजन सिंह कोरकू के बारे में पढ़ते हैं। गंजन सिंह कोरकू का हमने कहाँ पे जिक्र पढ़ा है? आपके घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह, घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह में, जंगल सत्याग्रह। अब यहाँ पे मतलब ये घोड़े पे आते हैं अपने गंजन सिंह कोरकू से नाम लग रहा है जैसे डाकू का नाम। तो गंजन सिंह कोरकू जी हमारे थे, बहुत अच्छे सही हमारे क्या है ये स्वतंत्रता सेनानी है। तो गंजन सिंह कोरकू जी जो है वो घोड़ा डोंगरी से जंगल सत्याग्रह करते हैं। कब के टाइम पे? 1930 में जब चालू होता है जंगल सत्याग्रह। अलग अलग, सिवनी में होता है टुरिया जंगल सत्याग्रह, घोड़ा डोंगरी होता है बैतूल में। तो ये चल रहा होता है बैतूल में। तो आप हमेशा एक नाम पढ़ते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ गंजन सिंह कोरकू को जब पकड़ने आए थे या जब विद्रोह हुआ था तो बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई थी। उसमें से आपके एक थे कोमा गोंड, मतलब ये गोंड जनजाति वाले थे। ये नहीं कि आप कोरकू देखें तो आप सोचें कि यार ये कोरकू हैं, गोंड कहाँ से आए होंगे। तो आपको भी पता है गोंड आपको बहुत सारे जिलों में मिल जाएंगे जहां और जनजातियां भी रहती हैं। तो ये आपके कोमा गोंड और रामू गोंड जो है गंजन सिंह कोरकू को बचाते हुए ये शहीद होते हैं। तो यहाँ किससे रिलेटेड हो गए? ये घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह से रिलेट हो गए 1930। याद कैसे करेंगे? गंजन सिंह से रिलेट कर सकते हैं रामू और कोमा। गंजन सिंह के जो फ्रेंड थे, गंजन सिंह के जो फ्रेंड थे उनको लगती है गोली, रामू को लगती है गोली और वो कोमा में चले जाते हैं। ठीक है, कोमा में चले जाते हैं। तो ये आप रिलेट कर सकते हैं। गंजन सिंह के फ्रेंड थे रामू, उनको लगती है गोली और वो कोमा में चले जाते हैं। तो कोमा रामू ये दोनों रिलेटेड हैं आपके गंजन सिंह कोरकू से। घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह अभी हम पढ़ेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे भी एक सत्याग्रह होता है, एक आंदोलन होता है बैतूल में। मतलब बैतूल के जो आदिवासी थे काफी ज्यादा एक्टिव थे पूरे टाइम आपके स्वतंत्रता संग्राम में, ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर विष्णु गोंड के नेतृत्व में, ये आपका क्वेश्चन आ ही गया, विष्णु गोंड के नेतृत्व में घोड़ा डोंगरी शाहपुर आदिवासियों ने किस आंदोलन में भाग लिया था? इन विच मूवमेंट डिड द घोड़ा डोंगरी शाहपुर ट्राइबल टेक पार्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ विष्णु गोंड। तो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पे एक अलग नाम पढ़ेंगे विष्णु गोंड। अच्छा, विष्णु गोंड की जगह कहीं कहीं आपको विष्णु सिंह भी मिलेगा, है ना, विष्णु सिंह। तो ये भी याद रखिएगा, गोंड जनजाति से ये रिलेटेड थे। तो विष्णु जी जो है, हमारे विष्णु जी आते हैं घोड़ा डोंगरी शाहपुर सत्याग्रह वाले में। यहाँ पे किससे रिलेटेड है? ये आपके भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड है 1942। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन में थे हमारे। भारत को जब छोड़ने की बात आई तो घोड़ा डोंगरी से हमारे विष्णु जी प्रकट हो गए। क्या अब ये लोग कर क्या रहे थे? ये लोग आपके घोड़ा डोंगरी शाहपुर आदिवासी वाले इलाके में स्टेशन पे इकट्ठा होते हैं, रेल की पटरियां वगैरह उखाड़ देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारे विष्णु जी उतर आए थे, विष्णु जी आ गए थे हमारे पृथ्वी लोक पे भारत को आजाद करवाने के लिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन विष्णु जी आ गए थे किस वाले इलाके में? घोड़ा डोंगरी बैतूल। ठीक है, घोड़ा डोंगरी बैतूल वाले इलाके में। तो घोड़ा लेकर विष्णु जी आ गए थे भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है, तो घोड़ा डोंगरी हो जाएगा, तो विष्णु जी घोड़ा लेकर आए भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है, आपको जो चीजें समझ में नहीं आए, ट्रिक आप रिलेट नहीं कर पाए, स्किप करके आगे निकल सकते हैं, बिल्कुल आप वेट ना करें।
फिर जननी बीमा योजना का संबंध किस जनजाति से है? जननी बीमा योजना इज रिलेटेड टू विच ट्राइब? बैगा, भारिया, भिलाला। तो याद रखिएगा ये जो आपका जननी बीमा है, जननी जन्मभूमिश, तो ये आपका जननी जो है ये रिलेटेड है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप से, मतलब यहाँ पे विशेष पिछड़ी जनजाति से, विशेष पिछड़ी जनजाति। अब आपको ये तो पता ही है कि विशेष पिछड़ी जनजाति कौन है। बैग में भार लेकर शहर जाती है बेचारी, तो आपका बैगा हो गया और भारिया हो गया, तो हो जाएगा 1 और 2। तो ये 1 और 2 आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया, ईयर वगैरह ना पूछ के, ये पूछ लिया किससे रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? आपके विशेष पिछड़ी जनजाति से, मतलब बैगा, सहरिया, भारिया से रिलेटेड है। ठीक है, जननी, जननी मतलब यहाँ पे जो विशेष पिछड़ी जनजाति की जननी है उसको हम बोल रहे हैं कि आप जननी के पास रहिए। ठीक है, मतलब वो बेचारे बैग लेके शहर जा रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि नहीं, आप अपनी जननी के पास रहिए, अब अपनी माता के पास रहिए। ठीक है, तो जननी के पास हम किसको रख रहे हैं? विशेष पिछड़ी जनजाति को, जो बेचारे शहर की ओर जा रहे हैं बैग, भारी बैग लेकर। ठीक है, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। फिर 1857 की क्रांति में शामिल राजा सरजू प्रसाद सिंह किस रियासत से संबंधित थे? राजा सरजू प्रसाद सिंह who was involved in the revolution of 1857 belong to which princely state? अब देखिए, अगर आप देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन जो है इतिहास वाले हमेशा पूछे गए, स्पेशली 1857 की क्रांति का एक क्वेश्चन जरूर आता है। सिपाही बहादुर सरकार आया, उसके अलावा भगतवली का भी आया था। तो यहाँ पे सरजू प्रसाद जो है ये किस रियासत से रिलेटेड है? शाहगढ़, राघवगढ़, विजय राघवगढ़ या रामगढ़? याद रखिएगा ये है आपके विजय राघवगढ़ रियासत। कहाँ है ये? कटनी में। ठीक है, तो सरजू जो प्रसाद थे उन्होंने ये मान लिया था कि हमें विजय जरूर मिलेगी 1857 की क्रांति में। विजय राघवगढ़ मतलब यहाँ पे हम सबको, जो आपके अंग्रेज हैं सबको काट देंगे और हमें विजय जरूर मिलेगी। ये किसने सोचा था? हमारे सरजू प्रसाद जी ने। जैसे आपको 1842 में जो बुंदेला विद्रोह होता है तो आप पढ़ते हैं नराहर के आपके मधुकर शाह और आपके जो परीक्षित होते हैं, राजा परीक्षित होते हैं, मधुकर शाह हो गए, ढिल्लन शाह हो गए, ये भी इनकी भी कौन कौन से ये रियासत से थे वो जानना जरूरी होता है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा सरजू जी ने सोचा कि हम सब अंग्रेजों को काट देंगे तो हमें विजय प्राप्त होगी। तो ये कटनी विजय राघवगढ़ से आपके हैं कौन? सरजू प्रसाद। किस क्रांति से रिलेटेड है ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा ये किससे रिलेटेड है? 1857 की क्रांति से रिलेटेड है। ठीक है, तो सरजू प्रसाद को विजय मिलेगी 1857 की क्रांति में, क्योंकि सारे अंग्रेजों को काट देंगे। जिसको पता है कटनी में है तो सिर्फ आप विजय तक याद कर सकते हैं कि विजय मिलेगी सरजू जी को हमारे। ठीक है, शांताभूरिया का संबंध यहाँ पे है किस कला से है? ये मैंने इसलिए बताया कि 1857 याद रखिएगा क्योंकि सरजू प्रसाद का नाम 1842 वाले में पूछा जा सकता है। ये बुंदेला विद्रोह में शामिल थे कि नहीं थे, है ना, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये शांताभूरिया इज रिलेटेड टू विच आर्ट? याद रखिएगा शांताभूरिया जी जो है वो बेटी है किसकी? भूरीबाई की। भूरीबाई, अब भूरीबाई का तो आपको पता है ये है आपके भील से, ये हो गई भील जनजाति से रिलेटेड। भील जनजाति और किससे रिलेटेड है? भील जनजाति के साथ साथ भील चित्रकला से। ठीक है, चित्रकारी बहुत अच्छा करती हैं ये, तो चित्रकला से रिलेटेड है। तो आपकी शांताभूरिया भी किससे रिलेटेड हो जाएंगी? भील चित्रकला से। याद रखिएगा काफी शांत सी हैं और भील चित्रकला बनाती हैं आपकी शांताभूरिया जी, शांत हैं बहुत, शांता। भूरिया तो आपका भूरी हो जाएगा, भूरीबाई से रिलेट करेंगे तो भा से भा हो जाएगा भील, भील चित्रकला से रिलेटेड है। ठीक है, मधुबन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों को डेयरी फार्म विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अंडर मधुबन स्कीम लोन आर प्रोवाइडेड टू शेड्यूल्ड ट्राइब फॉर डेयरी फार्म डेवलपमेंट। वसुंधरा योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों को भूमि खरीदने के लिए 10 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। अंडर वसुंधरा योजना शेड्यूल्ड ट्राइब आर प्रोवाइडेड इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर 10 ईयर्स टू परचेज लैंड। अब यहाँ पे बताना है आपको सत्य कथन। तो याद रखिएगा ये मैंने इतना बड़ा इसलिए बताया है क्योंकि आपको मेन थीम पता चल पाए। मधुबन में हम क्या कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि आप डेयरी वगैरह खोल लो, पैसे हम दे देंगे। तो सरकार पैसे दे देगी डेयरी वगैरह के लिए, डेयरी फार्म के लिए। ठीक है, तो मधुबन, आपके मधुबन में क्या आ जाए? डेयरी आ जाए। उसके अलावा वसुंधरा, वसुंधरा की बात करें तो वसुंधरा जी क्या करिए? वसुंधरा मतलब आपको वसुंधरा आप खरीद सकते हैं, लैंड खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे जमीन खरीदने के लिए हम पैसा दे रहे हैं, 10 फ्री इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं 10 साल के लिए।
ठीक है। तो वसुंधरा से हम जमीन के लिए दे रहे हैं, मधुबन हो गया, एक आपका जैसे नवजीवन हो गया। तो ये सारी जो योजनाएं थी ये अंत्योदय के अंतर्गत चालू की गई हैं। अंत्योदय योजना के अंतर्गत काफी सारी योजना चालू की गई है, छोटी छोटी योजनाएं, जैसे मधुबन हो गया, वसुंधरा हो गया। तो याद रखिएगा, मधुबन डेयरी के लिए, वसुंधरा आपके लैंड, वसुंधरा मतलब लैंड खरीदने के लिए 10 साल इंटरेस्ट फ्री लोन दे रही है। सत्य कथन बताना है तो 1 और 2 आपका दोनों सही है। ठीक है। फिर ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ट्राइफेड की स्थापना कब हुई थी? इन विच ईयर वाज द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ट्राइफेड की स्थापना कब हुई थी? ट्राइफेड स्टैब्लिश। याद रखिएगा ये ट्राइफेड आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्राइफेड, अगर आप कोई भी ऐसे जनजाति मेले में जाते हैं, या स्पेशली जैसे भोपाल में बहुत सारे उत्सव होते रहते हैं, तो वहां अगर आप जाते हैं तो आपको ये ट्राइफेड के बहुत सारे क्या मिल जाएंगे, अलग अलग कॉर्नर में दुकानें मिल जाएंगी कि यहाँ पे जो आपका ये क्या है, डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये क्या है, मार्केटिंग डेवलपमेंट। मार्केटिंग डेवलपमेंट मतलब जो जनजातियों का सामान होता है, जनजातियों द्वारा बनाया गया जो आपकी जैसे शिल्प हो गया, या उसके अलावा कोई सामान हो गया, कोई भी औषधि हो गई, तो ये सारी चीजें जो हैं इसको मार्केटिंग करने का काम, बेचने का काम आपका ट्राइफेड करता है। तो ऐसा मानिए कि ट्राइबल जो है उनका सिर्फ काम है कि आप वो कोई अपनी कला का विस्तार करें और चीजें बनाएं, ट्राइफेड जो है उनको मार्केट प्रोवाइड करेगी। ठीक है। तो ट्राइफेड कब आया था? याद रखिएगा 1987, 1987 लगातार 987। तो ट्राइफेड मार्केटिंग की बात हम कब करते हैं जनजातियों के लिए? 987 में। ठीक है। बिल्कुल आपको ऐसे मतलब बैकवर्ड आना है, 9 है, फिर 8 है, फिर 7 है। ठीक है। तो याद रखिएगा ट्राइफेड, जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग, ये आप याद रखिएगा कोऑपरेटिव जो है, कोऑपरेटिव है ये एक। ठीक है। ये आपकी क्या है, कोऑपरेटिव है, जो अलग अलग हम कोऑपरेटिव खोल के रखते हैं ना, वैसा ही एक आपका ये कोऑपरेटिव है। ये क्या कर रहा है, ट्राइबल्स को मार्केटिंग प्रोवाइड कर रहा है उनके शिल्प के लिए, उनके सारे सामान के लिए। ठीक है। तो ये हो गया आपका, कब आया था? 1987 में। या आप अगर ऐसे नहीं कर सकते कि बिल्कुल बैकवर्ड आना है, तो आप 87 साल से भी कर सकते हैं कि पिछले 87 सालों से ट्राइफेड आपका मार्केटिंग प्रोवाइड कर रहा है ट्राइबल्स को। कब से? पिछले 87 सालों से। ठीक है। फिर पंचबावली का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? द बैटल ऑफ पंचबावली टुक प्लेस बिटवीन हुम? तो पंचबावली यहाँ पे आपका हुआ है राजा परीक्षित, अंग्रेज और टांड्या भील, अंग्रेज भीमा नायक और अंग्रेज अवंतीबाई। ये है आपके अंग्रेज और भीमा नायक के बीच। अंग्रेज और भीमा नायक का एक आपने पढ़ा है अंबा पानी, अंबा पानी का युद्ध कई बार पढ़ा है। ठीक है। 1857 की क्रांति के टाइम ही चल रहा था सब। तो अंबा पानी का युद्ध तो आपने बहुत बार पढ़ा है। तो अंबा पानी, और इसके अलावा आपको मिलेगा पंचबावली, पंचबावली। ठीक है। अब याद कैसे कर सकते हैं? आपके जो भीमा नायक जी हैं, ठीक है, भीमा नायक जी ने इतना खतरनाक पंच मारा किसको? अंग्रेजों को, कि वो सिर्फ पानी मांगते रह गए, है ना। तो अंग्रेजों को इतना खतरनाक पंच मारा, पंच बावली मतलब इतने बावली जो थे, बावले आपके अंग्रेज, उनको पंच मारा, और पंच मारने के कारण क्या हुआ, वो सिर्फ पानी मांगते रह गए और कुछ नहीं समझ आया उनको। ठीक है। तो ये किसने मारा था पंच? भीमा नायक जी ने। भीमा नायक ने पंच मारा, 2 पानी मांग रहे थे, तो अंबा पानी का युद्ध हो गया, पंचबावली का युद्ध हो गया। दोनों रिलेटेड है आपके अंग्रेज और भीमा नायक से। भीमा नायक जी हमें कब मिलेंगे? 1857 की क्रांति में मिलेंगे। ठीक है। फिर विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के अंतर्गत मध्य प्रदेश में कितने प्राधिकरण बनाए गए हैं? हाउ मेनी अथॉरिटीज? याद रखिएगा यहाँ पे हम अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, वहां पे अधिकरण की बात करी थी, अधिकरण, है ना, ट्रिब्यूनल्स की बात करी थी। विशेष पिछड़ी जनजातियां कितनी हैं? 3 है। अधिकरण हो गए 11। अथॉरिटी जो है यहाँ आपके प्राधिकरण, प्राधिकरण कितने हैं? हैव बीन क्रिएटेड इन मध्य प्रदेश अंडर स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब अथॉरिटी। ठीक है। ये जनजाति समूह, विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के अंतर्गत कितने हैं? यहाँ पे समूह, यहाँ पे आपका ग्रुप आएगा। ठीक है। तो स्पेशल बैकवर्ड ट्राइबल ग्रुप जो है इसके अंतर्गत कितने हैं? तो याद रखिएगा 3 ही है। ठीक है। 3 ही है। एक बैगा के लिए हो गया, एक सहरिया के लिए, एक भारिया के लिए, मतलब 3 ही हमने अथॉरिटी बनाई है। जो आपके 3 यहाँ पे 3 जो है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, विशेष पिछड़ी जनजाति है, और 3 ही हमने प्राधिकरण भी बना रखे हैं। प्राधिकरण, अधिकरण, अथॉरिटी 3 है, अधिकरण कितने हैं? 11 हैं।
इसके अलावा 89 जो है विकास खंड है, 7 जो है संभाग है, 21 जो है वो जिले हैं। और आपके इतने मतलब यहाँ पे जो ये आपका पूरा इलाका है, इसमें अगर देखें कितने लोग रहते हैं तो लगभग आपके 5.5 लाख लोग रहते हैं। ठीक है, तो आपके जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो है, विशेष पिछड़ी जनजाति, हम उसकी बात कर रहे हैं कि इस पूरे इलाके में लगभग 5.5 लाख लोग रहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर सुपारी शिल्पकला का संबंध किस जिले से है? बेटल नट क्राफ्ट इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट? आपको सुपारी बताना है। सुपारी में कलाकारी हम करते हैं, कहाँ करते हैं? छतरपुर, पन्ना, रीवा, सतना। तो ये है आपके रीवा जिले में। ठीक है, रीवा जिले के काफी ही होनहार शिल्पकार ये सुपारी में बहुत अच्छी कलाकारी करते हैं। तो ये हो गया आपका रीवा। याद कैसे करेंगे? रीवा वाले सुपारी बहुत खाते हैं, सुपारी, बीटल नट। ठीक है, बीटल नट सुपारी बहुत खाते हैं। कौन? हमारे रीवा वाले। तो ये हो गया आपके रीवा वाले जो कि सुपारी बहुत खाते हैं। तो ये हो गया सुपारी कला। जरी जरदोजी शिल्प के लिए भोपाल जिला प्रसिद्ध है। भोपाल डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर जरी जरदोजी क्राफ्ट। इस शिल्प को स्थापित करने का श्रेय रानी कमलापति को जाता है। द क्रेडिट फॉर एस्टेब्लिशिंग दिस क्राफ्ट गोज टू क्वीन कमलापति। आपको बताना है यहाँ पे असत्य कथन कौन सा है। तो सबसे पहला तो ये आपको पता ही है, जो आपका जरी वाला काम है, जरी जरदोजी वाला जो काम है, उसके लिए भोपाल काफी ज्यादा फेमस है और उसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत भी रखा गया है। कहाँ से? भोपाल में। मतलब आप भोपाल में जरी का वर्क काफी देखेंगे। अब ये आता है कि ये कमलापति जी ने स्टार्ट किया था क्या? तो ये बिल्कुल गलत है। ये स्टार्ट होता है आपका, ये शिल्पकला स्टार्ट होता है बेगमों के टाइम पे। ठीक है, बेगमों के टाइम पे स्टार्ट होता है। भोपाल की जो बेगमें हैं वो उनके टाइम पे स्टार्ट होता है, उनके टाइम पे बड़ा होता है। तो ये आपका जो जरी वाला काम है, जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद में शामिल है, भोपाल से। साथ ही साथ किसने स्टार्ट किया था? बेगमों ने स्टार्ट किया था। असत्य कथन हो गया, तो ये हो गया आपका केवल 2 हमारा असत्य है। ठीक है, बेगमों ने स्टार्ट किया था, भोपाल में है, भोपाल में जरी का काम बहुत ज्यादा हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, आपका जो एक जिला एक उत्पाद है, उसमें भी ये शामिल है। ठीक है, और मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर जरूर करिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करने के लिए। अभी जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, बहुत सारी सराहना मिली है, बहुत लोगों ने पसंद किया है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए। नोहडोरा क्या? नोहडोरा है, नोहडोरा इज लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक चित्रकला या लोक त्योहार? तो याद रखिएगा, ये है आपका लोक चित्रकला या जनजाति चित्रकला, आप बोल सकते हैं इसको जनजाति चित्रकला। तो जनजाति चित्रकला ये किससे रिलेटेड है? आप मतलब याद कैसे करेंगे? नोहडोरा से आप डोरा से कर सकते हैं कि अगर आप किसी पे डोरे डालते हैं तो डोरे डालने के लिए क्या है, उसकी सुंदर सी एक पेंटिंग बना के दे दीजिए। आप पेंटिंग नहीं बना पाते तो किसी और से बनवा लीजिए, ऑनलाइन बनवा लीजिए, लेकिन एक आप सुंदर सी पेंटिंग बना के देंगे ना, पेंटिंग बना के क्या डालेंगे? डोरे डालेंगे, तो काफी ज्यादा मतलब सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। नोहडोरा हो गया किससे रिलेटेड? आपका लोक चित्रकला या जनजाति चित्रकला से रिलेटेड, स्पेशली बैगा और गोंड जनजाति में ये होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। गरबा और गरबी लोक नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? गरबा एंड गरबी फोक डांस बिलोंग टू विच रीजन? बघेलखंड, मालवा, बुंदेलखंड या निमाड़? तो याद रखना है ये है आपके मालवा वाले रीजन से। ठीक है, मालवा मतलब आपका इंदौर, इंदौर को रिलेट कर सकते हैं मालवा से। तो इंदौर में क्या होता है? गरबा गरबी बहुत होता है। ठीक है, गरबा गरबी, गरबा होगा कब? तो नवरात्रि के टाइम पे। ठीक है, नवरात्रि के टाइम पे आपका गरबा होगा, तो गरबा करने बहुत सारे लोग जाते हैं नवरात्रि में। हर कोई आदमी मतलब महिला जो है और पुरुष जो है, सारे के सारे बच्चे जो हैं, सब जा रहे होते हैं कहाँ? गरबा करने। तो गरबा गरबी कहाँ होगा? मालवा में, क्योंकि सबसे ज्यादा मालवा में फेमस है। ठीक है, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं कि मालवा में फेमस है गरबा गरबी। हर कोई, जब आपका नवरात्रि में हर कोई गरबा गरबी करने जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका गरबा गरबी। और ये लोक नृत्य है, तो ये तो आपको पता ही है, गरबा क्या है? हमारा नृत्य ही है। अगर ऑप्शन में आता है कि और क्या हो सकता है, तो आप वैसे भी पहचान जाएंगे कि ये हमारा क्या है? लोक नृत्य है। फिर राजस्थान के सीताबाड़ी का विशाल मेला किस जनजाति से संबंधित है? द ह्यूज फेयर ऑफ सीताबाड़ी और राजस्थान इज रिलेटेड टू विच ट्राइब? अब यहाँ पे आपको बताना है, राजस्थान वाले इलाके में जो आपका सीताबाड़ी का मेला लग रहा है, तो वो किस जनजाति से रिलेटेड हो सकता है? भील, भिलाला, सहरिया या गोंड? अब देखिए, अगर भील से होता रिलेटेड तो भिलाला भी सही होता, क्योंकि भिलाला और भील दोनों आपकी एक ही है, जाति उपजाति।
तो अगर भील का कोई मेला है तो भिलाला भी जारी होती। दो ऑप्शन सही हो नहीं सकते एक साथ, तो ये दोनों आपके गलत हो गए। फिर बचता है सहरिया और गोंड। आपको भी पता है हम राजस्थान वाले इलाके की बात कर रहे हैं, तो गोंड होने के चांसेस तो बहुत कम है, तो ये आपका कैंसिल हो गया गोंड। सही हो गया आपका सहरिया। तो आप ऐसे भी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते थे कि यहाँ पे आपका सहरिया जो है, जो मैंने आपको बताया है कि सहरिया जिस वाले कोटा के आसपास वाले इलाके में जितनी फैली हुई है हमारे इलाके में, तो वो पूरे इलाके के जो है वो सीताबाड़ी वाला जो राजस्थान वाला इलाका है वहां जाते हैं मेले में। विशाल मेला होता है सहरिया जनजाति के रिलेटेड। ठीक है, तो ये हो गया आपका सीताबाड़ी। सहरिया जनजाति के लिए मेला होता है, सीता जी के लिए जाते हैं लोग शहर से। ठीक है, तो शहरिया वाले जो हैं जाते हैं सीताबाड़ी राजस्थान विशाल मेला में, तो सीता जी के लिए जाते हैं। सीता जी के लिए कहाँ जाते हैं? शहर जाते हैं, सहरिया। ठीक है, या आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि सहरिया जो है सीता जी के लिए जाते हैं राजस्थान। फिर निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जगनिक से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिलेटेड टू जगनिक या जगनिक? पृथ्वीराज रासो, आल्हाखंड या परमल रासो? आपको भी पता है पृथ्वीराज रासो जो है ये किसकी है? चंद्रवर दाई जी की है। ठीक है, चंद्रवर दाई, तो ये तो रिलेट, ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। आल्हाखंड और परमल रासो ये बिल्कुल सही है, तो ये 2 और 3। ठीक है, आपको यहाँ ऑप्शन भी देखना है कि 2 ऑप्शन हो सकते हैं, पहला तो है नहीं, मतलब दूसरा और तीसरा आपका फिर सही होगा। तो जगनिक जो है, जगनिक जी जो है, ठीक है, परमल रासो या इनको परमार्दी देव भी कहते हैं। परमल रासो जो है आपके, इन्होंने ये बुक लिखी है परमार्दी देव। ठीक है, और इनके टाइम पे आल्हाखंड आपको पता ही है, आल्हा उदल के बारे में है, 52 युद्धों का वर्णन है उनके, और बनाफरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ये हो गया आपका किससे? जगनिक से रिलेटेड। साहित्यकार जितने भी हैं वो भी आपके ये लोक साहित्यकार जो है, उससे हो गया आपका आल्हाखंड और परमल रासो। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई हैं। अगर कोई भी डाउट है तो कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं, और आप इसमें एक कमेंट करके जरूर बताइएगा जो मैंने इतने सारे क्वेश्चन कराए उसमें से एक रिवीजन के लिए मैं पूछती हूँ कि आपके मध्य प्रदेश में टोटल कितने अधिकरण हैं जनजातियों के, है ना? अधिकरण पूछा है मैंने, ट्रिब्यूनल पूछा है, तो कितने टोटल ट्रिब्यूनल है मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।